हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग गैंग्रीन कहानी को पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और कथनों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था और कहानी पत्रिका में हुआ था इसका प्रकाशन। कहानी की पत्रिकाएं जो हैं आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु के ठुमरी कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है और इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ था। ठुमरी कहानी संग्रह में रेणु जी की एक और कहानी संकलित है, तीसरी कसम। ये भी सिलेबस में लगी हुई है कहानी। ये कहानी भी इसी कहानी संग्रह में संकलित है। तो लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, रेणु जी की दो कहानियां जो है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग इस कहानी के विषय की बात करें तो इसमें लेखक ने बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द इस कहानी को बुना है। और इसमें एक पात्र है बिरजू की माँ, जो कि गाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाना चाहती है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि गाड़ी नहीं आ पाएगी और वह नाच देखने नहीं जा पाएगी। तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं एक स्त्री के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति भी इस कहानी में लेखक ने की है। उसके अलावा गांव में किस प्रकार लोग जो हैं दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उसका चित्रण भी बखूबी से लेखक ने इस कहानी में किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, कथन भी हाईलाइट कर दिए, बाकी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती हुई चलूंगी। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचा खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। तो सबसे पहला पात्र जो इसमें आई है वो है बिरजू की माँ। दूसरा पात्र है इसी का लड़का है बिरजू, और इसकी उम्र दी है इसमें 7 साल। उम्र आप लोग पात्रों की याद रखेंगे क्योंकि दुलाई वाले में सीता पात्र की उम्र जो है वो पूछी गई थी। तो आप लोग बिरजू की उम्र याद रखेंगे, 7 साल। और इसकी एक बहन है चंपिया, सहुआन। तो ये पात्र है। और आगे एक पात्र मिलेगी मखनी फुआ। ये जो कथन है सबसे ऊपर दिया हुआ, ये मखनी फुआ का कथन है। बाकी जो पात्र आएंगे मैं आपको बीच बीच में बताती हुई चलूंगी। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थे। आधे आंगन धूप रहती जो गई है सहुआन की दुकान से छोवा गुड़ लाने। वो क्या लाने गई थी? छोवा गुड़ लाने गई थी। सो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती की बेला हो गई है, यानी शाम हो गई है। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद रहा था। तो इसमें आप लोग ये याद रखेंगे कि इसमें बकरी का नाम बागड़ है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पान की बेगम कहानी में बागड़ जो है वो क्या है? पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, क्या है? तो ये पूछा जा सकता है। तो ये बागड़ जो है ये एक बकरा है। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा, यानी नष्ट किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो ये जो कथन था ये बिरजू मखनी फुआ का कथन था। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना फुआ, ये बिरजू की माँ ने जवाब दिया। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने
हाथ के धेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। हा हा, आहा, आय हाय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, यानी उसको भी मारे। किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर वह रुक गई। पन भरनिया यानी पानी भरने वाली औरतें। वो रुक गई सुनने के लिए, बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। ये उसने, बिरजू की माँ ने बिरजू से कहा। मखनी फुआ नीम पर झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। मखनी फुआ, जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट यानी कि जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। ये मखनी फुआ का कथन है। इंसाफ करो यानी इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू की पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। तो नाच जो है, जहाँ बिरजू की माँ जहाँ नाच देखना जाना चाहती है, वो नाच कहाँ हो रहा है? बलरामपुर में नाच हो रहा है। उसके अलावा एक दो और स्थानों के नाम आए हैं इस कहानी में। बैल पर अपने घर हैं, बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। ये सारी चीजें वो वहां पर जो पानी भरने औरतें आई हैं उनसे मखनी फुआ बता रही है। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे रे हाँ, बिरजू कि मैया के आगे नाथ और ना पीछे पगैया हो तब ना। जंगी की पतोहू, ये मखनी फुआ की बात जो है, ये जंगी की पतोहू पात्र आया है। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से डरती नहीं है। वह जरा गला खोलकर कहती है, फुआ, सर्विस शीतल मित्री मिट्री यानी सर्विस सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती, तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, 2 जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। तो ये कथन है जंगी की पतोहू का। जंगी की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने के यानी शादी के, उसकी नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है, यानी वो झगड़ा कर चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू। और इससे प्रश्न पूछा गया था इस कहानी से कि बिरजू की माँ ने ट्यूशन वाली किसको बोला था, तो जंगी की पतोहू को ट्यूशन वाली बोला था बिरजू की माँ ने। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें कई टोलों के नाम आए हैं, आप लोग याद रखेंगे। कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली और मलदईहा टोली, 4 टोलों के नाम आए हैं इसमें। इन टोलों के नाम आप लोग याद रखेंगे। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दन दनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, यानी कि गोबर की ढेली में ढेला फेंकेंगे तो चींटे तो अपने ऊपर ही आएंगी, इसलिए वो मन महसूस कर रह जाती है। जीप के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हरजाई। आरी चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात पर बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है।
तो ये कथन है जंगी की पतोहू का और इम्पोर्टेंट कथन है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। हुआ कि टूटी दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी। यानी लोग, कोई बढ़ने लगता है गांव में, आप लोग ने अक्सर करके देखा होगा, कोई बढ़ने लगता है तो लोग उससे पहले ईर्ष्या करने लगते हैं। तो उसी की अभिव्यक्ति जो है यहाँ पर लेखक ने की है। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगली से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ के बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। और ये जंगी की पतोहू के लिए बोला है बिरजू की माँ ने। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई होगी, यानी उसको सुनाने के लिए ही उसने बोला था बिरजू की माँ ने। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले तमाचे दिए। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने हत्तल हत्थी फैलाई, यानी अपनी हथेली फैलाई। दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबली शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया। अब चंपिया की उम्र यहाँ पर कितनी दी हुई है? 10 साल। बिरजू की उम्र 7 साल। तो इन दोनों ही पात्रों की उम्र आप लोग याद रखेंगे। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है, यानी वो जानती कि मैया कितना गुस्सा करेगी। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ के शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांगकर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी आ। सिद्धू की बहू अगला पात्र है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते हुए बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से माँ को देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू उसको लेकर भाग गया। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी, यानी गाड़ी अभी तक नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया, बप्पा बोले हैं माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। यानी वो बताने लगी कि कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी है, इसलिए बप्पा जो है मलदहिया टोली में गाड़ी लेने जा रहे हैं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक, यानी छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी थी, नहीं दी तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोग की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। तो ये लोग किस टोले में रहते हैं? कोयरी टोले में ये लोग रहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और वो मलदहिया टोली की मियाँ जान से गाड़ी मांग करके लाता है। ना 3 में ना 13 में क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी
बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी सी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदी, अब मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता है। चंपिया चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से। यानी चुपचाप वो इस वजह से बैठी थी क्योंकि उसको मालूम था कि वो गुस्सा करेंगी। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। तो एक पात्र है पंचकौड़ी कसाई। कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा भी नहीं सुहाता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुना? उसने बोला अपनी माँ से। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती चंपिया बोली। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे में बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदी, या नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? ये कथन जो है ये बिरजू का है। चटाई पे कतरी उड़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? गांव में एक भी पंछी नहीं है, सब चले गए हैं। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़ करके जाएंगे। 1 महीना पहले से ही वो लोग ऐसा सोच रहे थे, तभी उसको इतना, बिरजू माँ को इतना खराब लग रहा है। चंपिया की भीगी पलकों पर एक एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। ये उसने मन ही मन प्रार्थना की। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, या किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? आपने जानते किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो। महावीर बाबा मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ, उसने मन ही मन बोला। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली की बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खौखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है, यानी लोग जलने लगे हैं। खेत में पाट लगा देकर गांव के लोगों को छाती फटने लगी। धरती को फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए था, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। यानी उसने जहां बेचा होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के पप्पा ने पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हैं। ये बिरजू की बप्पा का कथन है। सो गांव की किसी पुत खौखी का भतास सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं, यानी कुछ जरा सभी बोला भी नहीं, वो चू नहीं की किसी ने। बिरजू की पप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस के नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रहे थे, यानी क्रोधित हो रहे थे। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी दे गया था। आखिर बाबू साहब ने अपने छोटे लड़के को भेजा। ये बाबू साहब जो है ये जमींदार है गांव के, ये भी पात्र है।
छोटे लड़के को भेजा था। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें उसने की थी। खूब मोहना जानता है, उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। तो बाबू साहब जमींदार है। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझाना देती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मंजूरी ही अच्छी है। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। तो ये कथन बिरजू की माँ का। इसमें बिरजू की माँ की जो कथन है वो इम्पोर्टेंट है और जंगी की पतोहू के कथन इम्पोर्टेंट है। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा जो है चढ़ता ही जा रहा था। बिरजू की माँ को चढ़ता ही जाता था। बिरजू की माँ का भाग खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहरी बाल बैल हट्टा चले गए, यानी कि पाट के दाम से सीधे बाजार से बैल ही लेकर आए। बिरजू की माँ को एक नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आंख से, यानी एक भी पैसा उसको देखने के लिए नहीं दिया। उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं रखा। बैल खरीद लाए। उसी दिन गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाएगी। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसके अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं है। उसकी जेब में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय उसके मुंह से निकली थी। यानी सोच रही कि उसने कैसे सोचा कि वो बैलगाड़ी पर नाच देखने जाएगी। वो समय जरूर बुरा ही रहा होगा जब उसके दिमाग में ये चीज आई थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। इसमें कुछ मुहावरे आए हैं। ये मुहावरे आप लोग नोट कर लेंगे, मुहावरे पूछे जा सकते हैं पेपर में। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। यानी इसको लग रहा है अगर वो बैलगाड़ी पर नाच देखने नहीं जाएगी तो सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि उसने पहले गांव भर में ढिंडोरा पीट चुकी है वो कि वो बैलगाड़ी पर नाच देखने जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीदार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, यानी उसके कहने के अनुसार रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक भूर जमीन भी अपने इस गांव में नहीं है। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहने। वो भी कौन सा धान लगा हुआ है? अगहने। लोगों की भीख दीड़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया, ने चंपिया से कहा। चंपिया और बिरजू ने एक साथ ही कहा, ऊहू। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है, घर घर आती है ना। हम्म। तो उन्होंने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी से छेद करके झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला लिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जरा जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ की ताड़ बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। पास तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने बैलों को घास दे दे चंपिया, ये बोला। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी ना चिराग, चूल्हे में ना आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या?
उसने बिरजू की माँ के लिए सोचा कि नाच देखने की उतावली होकर क्या पैदल ही चली गई। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरज मोहन। तो बिरजू का पूरा नाम है बिरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू के माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं, ले धान की पंचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो नहीं जलाओ। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ये बिरजू की माँ का कथन है। दिवरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। वही सारा क्रोध जो था वो दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी, मोहनपुर होटल बंगला, ये बलरामपुर के बाद दूसरा स्थान आया है, से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे, यानी पक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने धान अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्खड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवानने के पहले ही नया धान झूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवानने के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू की माँ ने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की माँ बोली। ना जाने का ठीक ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती, ने जवाब दिया। वाह, खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? बिरजू के बाप ने जवाब दिया। अब बिरजू की माँ के होठों में मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपी और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपी और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे चमक उठे कि अब नाच देखने जाएंगे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घेल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो, फुआ मैया बुला रही है, चंपिया ने कहा। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिना नाथ पकैया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पकैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांपती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना तो वगैरह कुछ है नहीं, एक बागड़ है यानी बकरा है, और कुछ बर्तन बासन है, तो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ। आप हुक्का लेकर आई हो ना फुआ? फुआ को तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। फुआ ने अंधेरे में ही टटोलकर तमाकू का अंदाज लिया। ओहो, हाथ खोलकर तमाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और वह एक सखवाइन है। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले। तो गुलाब बाग मेला का भी नाम आया है इसमें। और कही गई थी डिब्बी भर तमाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारो फिर भी कुछ नहीं होगा।
सभी ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी थी, यानी उसको मालूम है कि अब तो मैया कुछ कहेगी नहीं। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही यानी हंस रहे थे वो लोग। बीजू के टूटे दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टी ने 5 शकरकंद खा लिया है। सभी फिर ठहठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बीजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बीजू बटन के अभाव में पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बीजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुकेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बीजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बीजू की बप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। तो ये जो लाल पान की बेगम है, ये नाच में नाचने वाली कोई औरत होगी, उसका नाम है, जिसके नाम से इस कहानी का नाम लेखक ने रखा है। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा, तो बिरजू ने से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, उसने बोला। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़ से आती हुई रोने की आवाज से स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा ही नहीं, यानी उसका बेटा जो रंगी है वो बलरामपुर से लौटा ही नहीं है। पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली तो रोती रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, साड़ी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। तो ट्यूशन वाली जंगी की पतोहू को बोला है। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा कि गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी, यानी लरेना खवास की बहू, राधे की बेटी सुनरी, जंगी की पतोहू, ये सब पात्र हैं। बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सभी आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गईं। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठहाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 मास पहले ही हुआ है, ये 3 महीने पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने अपने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले, एक एक करके सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों से बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेवकूफ का गीत गा तो चंपिया, डरती काहे है, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी हैं। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने गला खखार कर साफ किया।
बिरजू की बाप ने ललकार कर कहा, चल भैया और जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से गाना जो है वो शुरू किया, चंदा की चांदनी। तो कौन सा गीत चंपिया ने गाया था? चंदा की चांदनी। और इसमें दो गीतों का नाम आया है, बाजे ना मुरलिया और चंदा की चांदनी, जिसमें चंदा की चांदनी गीत जो है वो गाती है चंपिया। बिरजू की माँ को गोद में लेकर बैठी हुई बिरजू को गोद में लेकर बैठी हुई उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी, कितनी प्यारी पुतोहू है। गौनी की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिली झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो यहीं से ये कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। इसकी जो इम्पोर्टेंट कथन है और जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें जिन टोलों, 4 टोलों के नाम आए हैं, उन टोलों के नाम आप लोग नोट कर लेंगे। उल्लिखित इसमें जो स्थान है, बलरामपुर, सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला, इन स्थानों का नाम इसमें आया हुआ है। और बिरजू के माँ, बिरजू के बप्पा, बिरजू, चंपिया, जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, दादी की बेटी सुनरी, मखनी फुआ, सहुआन, ये सारे पात्र जो हैं इस कहानी में आए हुए हैं। तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है इनको आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी मैं इस कहानी के नोट्स अगली क्लास में करवाऊंगी, तो उससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।